नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से संबंधित फिजिक्स वाले सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया है फिजिक्स से संबंधित, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। आप लोग बताएंगे कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय किस में होती है? प्रतिरोध में, प्रेरकत्व में, धारित्व में, या फिर इनमें से सभी। एसी परिपथ में शक्ति केवल किस में व्यय होती है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा प्रतिरोध में। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि एसी परिपथ में शक्ति केवल और केवल व्यय प्रतिरोध में ही होती है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का मान है। आप सभी बताएंगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का मान कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि 2 का सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर 2 का सही ऑप्शन क्या होगा? 2 का सही ऑप्शन होगा दोस्तों 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा सवाल है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कितनी है? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 3 का सही जवाब होगा 0.6931/λ। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा। आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा गया है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कैसी होती है? बताएंगे। डीसी होती है, एसी होती है, या फिर डीसी और एसी दोनों ही होती है। 4 का सही आंसर क्या होगा? 4 का सही आंसर होगा दोस्तों डीसी। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा डीसी होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर के सवाल में है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है किसके? आप सभी को बताना है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती होता है? विक्षेप के, प्रतिरोध के, या फिर चुंबकीय क्षेत्र के। यहाँ पर 5 का सही आंसर क्या होगा? बताइए। 5 का सही आंसर होगा विक्षेप के। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान विक्षेप के समानुपाती होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए 6 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर, सुनिएगा ध्यान से, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होता है? चुंबकीय विभव का मान आप सभी को बताना है, ठीक है। ध्रुव प्रबलता यदि m और दूरी r हो तो चुंबकीय विभव का मान क्या होगा? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यू नॉट अपॉन 4π × m/r। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। चलिए 7 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम या न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? यही आप सभी को बताना है। बताएंगे दोस्तों आप लोग 7 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स को बढ़िया से पढ़ा है, उसका अध्ययन अच्छे से किया है, तो आप बता सकते हैं कि 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर किसी प्रश्न का आंसर आपको पता नहीं होगा तो आप लोग जरूर से उस प्रश्न
को समझकर उसके उत्तर को याद कर लीजिएगा। बताएंगे कि 7 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। 7 का सही आंसर होगा n स्क्वायर। n स्क्वायर दोस्तों 7 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात n स्क्वायर होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 8 नंबर के सवाल में है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान कितना होता है। 0 होता है, 1 माइक्रोकुलाम होता है, 1 कुलाम होता है या फिर अनंत होता है। 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। 8 का सही आंसर होगा 0। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान 0 होता है, इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है। बराबर होता है, कम होता है या फिर अधिक होता है। 9 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 9 का सही आंसर होगा कम। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है, घटती है या फिर अपरिवर्तित रहती है। बताएंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। 10 का सही आंसर क्या होगा। 10 का सही आंसर हमारा होगा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए 10 का बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आइए यहाँ पर 11 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। दोस्तों, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, आप सभी को पता है, लेकिन प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग क्यों है आप लोग बताइए। क्या प्रदर्शित करने के कारण प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, आप लोगों को बताना है। 11 का सही आंसर क्या होगा। 11 का सही आंसर होगा ध्रुवण। यहाँ पर राइट आंसर ध्रुवण होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश ध्रुवण को प्रदर्शित करता है, इसलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। यहाँ पर 12 नंबर के सवाल में है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी, बताएंगे। वेग का, ऊर्जा का, संवेग का या फिर कोणीय संवेग का। 12 का सही आंसर क्या होगा। 12 का सही आंसर होगा संवेग। यहाँ पर भौतिक राशि समान होगी संवेग की, इसलिए 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी। 13 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है। किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे आप लोग। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। बोरॉन का, बिस्मथ का, आर्सेनिक का या फिर फास्फोरस का। यहाँ पर 13 का राइट आंसर बताएंगे। 13 का सही आंसर होगा बोरॉन। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 14 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, UHF आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसे संचारित होती है। भूतरंग द्वारा, आकाश तरंग द्वारा, सतह तरंगे द्वारा या फिर अंतरिक्ष तरंगे द्वारा। UHF आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसे संचारित होती है, आप लोग बताएंगे। 14 का सही आंसर बताइए दोस्तों। 14 का सही आंसर होगा अंतरिक्ष तरंगे द्वारा। UHF आवृत्ति का तरंग प्रायः अंतरिक्ष तरंगे द्वारा संचारित होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 15 नंबर के सवाल में पूछा गया है,
विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को 10 क्लास में भी पढ़े होंगे। आप बताइए कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होगा बताएंगे। 0.5 होगा, 1 होगा, 0 होगा या फिर इन्फिनिटिव होगा। 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर होगा 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 17 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? आप लोग बताएंगे। 0 होता है, अनंत होता है, 1 होता है या फिर 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा 1। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? बताएंगे। बताइए, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे कि 18 का सही ऑप्शन क्या होगा। एक एकांक चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? बताएंगे। कुल आवेश या विभव, दिया गया आवेश या विभवांतर, कुल आवेश या विभवांतर या फिर इनमें से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। 18 का राइट आंसर होगा कुल आवेश या विभव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 18 का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 19 नंबर के सवाल में आते हैं। 19 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है? आप लोग बताइए। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन के माध्यम से बताइए कि 19 का हमारा करेक्ट जवाब क्या होगा। 19 का करेक्ट जवाब होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही 19 का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे, ठीक है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर आते हैं 20 नंबर के सवाल में। पूछा गया है धातु का पारावैद्युतांक होता है। धातु का पारावैद्युतांक कितना होता है? 0 होता है, अनंत होता है, 1 होता है या फिर -1 होता है। 20 का सही जवाब बताएंगे। 20 का सही जवाब क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा दोस्तों अनंत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 21 नंबर के सवाल में पूछा गया है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? आप लोग बताएंगे। 0 होता है, 1 माइक्रोकुलाम होता है, 1 कुलाम होता है या फिर अनंत होता है। 21 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों प्रश्न के आंसर को याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि अब बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं 22 नंबर के सवाल में। पूछा गया है 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर किसके होता है जी? 1 कूलम पर सेकेंड के, 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड के या फिर 1 वोल्ट इंटू 1 ओम के या फिर 1 ओम अपॉन 1 वोल्ट के। यहाँ पर 22 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर होगा दोस्तों 1 कूलम पर सेकेंड के। आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय। आवेश का मात्रक होता है कूलम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 23 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है
किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध होता है? आप लोगों को संबंध बताना है। बताएंगे आप लोग फटाफट कि किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध होता है? संबंध यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है। 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? 23 का सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर VD प्रोपोर्शनल ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि किसी चालक के संवहन वेग समानुपाती होता है उस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 24 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है आप लोगों से स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? उत्पन्न ऊष्मा आधी होगी, दोगुनी होगी, चारगुनी होगी या फिर अपरिवर्तित होगी? 24 का सही आंसर बताएंगे। 24 का सही आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर दोगुनी। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर देने पर उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी हो जाएगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 25 नंबर के सवाल में है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 26 नंबर के सवाल में है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होता है? आप सभी को एसआई मात्रक बताना है, बताइए। यहाँ पर 26 का सही आंसर बताएंगे दोस्तों। 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वेबर। वेबर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब होगा, आप लोग याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 27 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम या फिर मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेंच का नियम? सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग? 27 का। 27 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर ही आधारित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 28 नंबर के सवाल में पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है किसमें? वेग में, केवल चाल में, केवल गतिज ऊर्जा में या फिर चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में? यहाँ पर 28 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 28 का सही आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित होना किस पर दोस्तों निर्भर करता है बताएंगे? चाल पर या फिर वेग पर या फिर गतिज ऊर्जा पर या फिर चाल और गतिज ऊर्जा दोनों पर? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों पर, ठीक है। 29 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए या फिर उसे वोल्ट मापी में बदलने के लिए? 29 का सही आंसर बताएंगे। 29 का सही आंसर होगा उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा के लिए ही दोस्तों आसपास यहाँ पर सॉन्ग बज रहे हैं, इसीलिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी आप लोगों को सॉन्ग पर ध्यान नहीं देना है। अभी आप लोगों को
यहाँ पर अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सरस्वती पूजा की आप सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को सरस्वती पूजा की खूब सारी हार्दिक बधाई हैं। आप लोगों पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, माँ शारदा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाए, बहुत ही अच्छे से आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम है इंटरमीडिएट का वो संपन्न हो और रिजल्ट आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्राप्त हो। ठीक है, आप लोग खूब बढ़े, खूब अपने जीवन में आप लोग सफलता हासिल करें। ठीक है, आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं और अपने जीवन में खूब सारी सफलताएं प्राप्त करें। तो दोस्तों यही बस मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर के प्रश्न में। देखिए यहाँ पर बोला गया है किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगधर होता है। किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगधर क्या होता है? तरंगधर का दोस्तों यहाँ पर सूत्र बताना है। सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग? किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण के लिए तरंगधर का दोस्तों यहाँ पर सूत्र बताना है। तो 30 का राइट आंसर होगा यहाँ पर लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम वी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। आप लोग याद रखिएगा। 31 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाएं क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र रो कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? यहाँ पर क्या है? मजबूत चुंबकीय क्षेत्र रो कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। से है से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। एक बार प्रश्न को मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। प्रश्न में है निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाएं क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? आप लोग यहाँ पर बताएंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, अनुचुंबकीय पदार्थ में, लौह चुंबकीय पदार्थ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। 31 का सही आंसर बताइए। 31 का सही आंसर क्या होगा? 31 का सही आंसर होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ही दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ही बाएं क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। यहाँ पर 32 नंबर के सवाल में है विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नरम लोहा रखती है। नरम लोहा क्या रखती है बताएंगे? विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि नरम लोहा रखती है। क्या रखती है बताएंगे? ठीक है, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता रखती है, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता रखती है, अधिक चुंबकशीलता तथा अधिक धारणशीलता रखती है, या फिर कम चुंबकशीलता तथा अधिक धारणशीलता रखती है। 32 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। बताइए कि 32 का राइट आंसर क्या होगा? 32 का राइट आंसर होगा यहाँ पर अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता रखती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं 33 नंबर के सवाल में। पूछा गया है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए बाबू की चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल भी एग्जाम में आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। ठीक है, माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आप लोग कल एग्जाम सेंटर में जाइएगा और वहां पर पूरा अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके उतना दोस्तों आप लोग तैयारी कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 34 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए 34 नंबर के सवाल में कहा गया है क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी ताप, क्यूरी नहीं है, क्यूरी है, क्यूरी। ठीक है, क्यूरी ताप के ऊपर जो लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। कैसे? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अर्धचालक या फिर विद्युत रोधी। आप लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि
क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए थोड़ा सा सॉन्ग आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है और यहाँ पर देखिए रहे दोस्तों क्या करूँ मैं ऐसे जगह पर हूँ ना दोस्तों कि यहाँ पर बराबर दोस्तों शोरगुल होता ही रहता है। मेरे किसी भी वीडियो को आप देखिएगा तो उसमें कोई ना कोई आपको शोरगुल सुनाई देगा ही। क्या करूँ, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। मैं मजबूर हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी दोस्तों कर तो नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न पर फोकस करने का प्रयास करूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अपना जो फोकस है वो केवल और केवल अपने प्रश्न और उसके उत्तर पर कीजिएगा। ठीक है, मेरे आवाज़ पर कीजिएगा, मेरे बातों पर कीजिएगा। ठीक है, जो भी आप लोगों को असुविधा हो रही है, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है सॉन्ग की वजह से और ट्रैफिक के जो वाहन का जो आवाज़ होता है उसके वजह से, या फिर मेरे घर में आने वाले जो बच्चे हैं जो लोग हैं उनके आवाज़ के वजह से, इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं। आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी बुरा नहीं मानिए, आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी आप लोग दोस्तों घबराइए नहीं। ठीक है, बस ध्यान से समझिए। देखिए जितना सारा क्वेश्चन है ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। और आप सभी के पास समय भी नहीं है, अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, समय पर वीडियो आप लोगों को नहीं देता हूं तो फिर आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी। मैं अगर लेट से वीडियो आप लोगों को दूंगा तो फिर याद आप लोगों कभी कीजिएगा, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से आप लोगों तक वीडियो बहुत ही जल्दी से दोस्तों पहुंचा देना है। ठीक है, यानी कि समय से पहले आप लोगों के पास वीडियो दे देना है ताकि आप लोग वीडियो को देखकर समझकर उसमें आने वाले कुल जितने सारे प्रश्न हैं उसके उत्तर को याद कर सकें। तो चलिए यहाँ पर आते हैं अगले नंबर के प्रश्न में। यहाँ पर 35 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे जी? लेंज थे, फैराडे थे, रूमकार्फ थे या फिर फ्लेमिंग थे? सही आंसर बताएंगे, बताइए बाबू। 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर होगा फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक फैराडे थे, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 36 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है 1/LW की इकाई है। 1/LW की इकाई इनमें से कौन है? बताइए। आर की इकाई है, LW की इकाई है, दोनों की इकाई है या फिर इनमें से कोई नहीं? 36 का सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। 36 का सही आंसर क्या होगा? 36 का सही आंसर होगा किसी की नहीं। ये जो आप इकाई देख रहे हैं ना, यह इकाई किसी की भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। 37 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि। धारा का शिखर मान महत्तम होगा, अधिक होगा यदि ओमेगा इजकल टू नहीं है, हाँ इजकल टू है, ओमेगा इजकल टू 1/√LC। ओमेगा स्मॉलर देन 1/√LC। ओमेगा स्मॉलर देन √LC। ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC। यहाँ पर 37 का सही आंसर बताएंगे। 37 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ओमेगा इजकल टू 1/√LC। 37 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 38 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I इजकल टू 60 sin 100 पाई टी। धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति होगी। धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति क्या होगी बताइए। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल्य तथा उसकी आवृत्ति आप लोगों को बतानी है। ठीक है, 38 नंबर का सवाल क्या है बताएंगे। 38 नंबर का सवाल का आंसर क्या है बताएंगे। ठीक है, 38 नंबर का आंसर क्या है? 38 नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 30√2a और यहाँ पर आवृत्ति हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 39 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है
ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। ऊंचाई यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उच्च विभव और निम्न धारा, उच्च विभव और उच्च धारा, निम्न विभव और निम्न धारा, या फिर निम्न विभव और उच्च धारा। 39 का सही आंसर क्या होगा? 39 का सही आंसर होगा उच्च विभव और निम्न धारा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर के सवाल में आया है प्रत्यावर्ती धारा के मूल साध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात आप सभी को बताना है। 40 का सही आंसर क्या होगा? 40 का सही आंसर होगा दोस्तों 1/√2। 1/√2 ही 40 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 41 नंबर के सवाल में पूछा गया है आप लोगों से कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणी प्रतिघात का मान होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा? प्रतिघात का मान आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर 41 का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओमेगा इंटू एल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यही दोस्तों आपका सही आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। आइए 42 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है धारितीय प्रतिघात होता है। धारतीय प्रतिघात होता है। धारतीय प्रतिघात इसमें से किसके बराबर होता है बताएंगे? धारतीय प्रतिघात इसमें से किसके बराबर होता है? धारतीय प्रतिघात इसमें से 1/ओमेगा इंटू सी के होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इसको ओमेगा नहीं पढ़ेंगे, डब्ल्यू है ना। ओमेगा ऐसा होता है, ओमेगा ऐसा होता है, इसको डब्ल्यू बोलेंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए 43 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगधर निम्नतम होती है? आप लोगों को उस तरंग का नाम बताना है जिसका तरंगधर सबसे कम होती है। अवरक्त किरणें का होता है, पराबैंगनी किरणें का होता है, गामा किरणें का होता है, या फिर एक्स किरणें का होता है। यहाँ पर 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों गामा किरणें। गामा किरणें तरंग की तरंगधर सबसे कम होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 नंबर सवाल है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? आप लोग बताएंगे। 44 का सही आंसर क्या होगा? 44 का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से ही बनता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ पर रहने पर वस्तु कहाँ पर रहेगी कि वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो दोस्तों अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा और आभासी बनेगा और साथ ही सीधा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने समझ लिया। चलिए यहाँ पर 45 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर विवर्तन के कारण? 45 का सही आंसर बताएंगे दोस्तों। 45 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही मरीचिका का जो भ्रम है वो उत्पन्न होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए 46 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता है 12 डायोप्टर। आप लोगों को बताना है कि इसका आवर्धक क्षमता क्या होगा। आवर्धक क्षमता आप लोगों को बताना है। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, आप लोगों को इसका आवर्धक क्षमता बताना है। आवर्धक क्षमता 4 होगा, 1200 होगा, 3 होगा, या फिर 25 होगा। सही आप लोग बताइएगा। यहाँ पर 46 का आंसर, 46 का सही आंसर क्या होगा? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता अगर 12 डायोप्टर है तो उसका आवर्धक क्षमता 4 होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा।
यहाँ पर 47 नंबर के सवाल में है दोस्तों, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल लेंस है, समतुल लेंस उत्तल होता है, अवतल होता है, समअवतल होता है या फिर बेलनाकार होता है, कैसा होता है बताइए। 47 के लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास उत्तल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 48 नंबर सवाल है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, आप लोग बताएंगे दोस्तों। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या फिर एसिड गम मेटियम जम दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टिता। यहाँ पर सही आंसर आप लोग बताएंगे। एस्टिगमेटिज्म या फिर जरा दृष्टिता, कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा आप लोग बताइए। देखिए, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इन दोनों में से कोई एक कौन होगा, तो हो जाएगा एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म ही दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा। इसको कहा जाता है अबिंदुकता। इसको क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है अबिंदुकता। अबिंदुकता के दोष को दूर करने के लिए ही बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 49 नंबर के सवाल में है, सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आने वाला जो समीकरण है यही आपका राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण परकीड़न है, व्यक्तीकरण है, ध्रुवण है या फिर विवर्तन है। 50 का सही आंसर क्या होगा, 50 का सही आंसर होगा व्यक्तीकरण। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण व्यक्तीकरण होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। देखिए 51 नंबर के सवाल में है, लैम्डा तरंगधर वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। लैम्डा तरंगधर वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, तो यहाँ पर 51 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, Hc अपॉन लैम्डा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 52 नंबर सवाल है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें फोटोन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या फिर न्यूट्रॉन है। 52 का सही आंसर बताएंगे। 52 का सही आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 53 नंबर के सवाल में। पूछा गया है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त कहाँ से करता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त कहाँ से करता है जी, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय विघटन से, नाभिक में रासायनिक क्रिया से या फिर नाभिकीय संलयन से। 53 का सही आंसर बताएंगे। 53 का सही आंसर क्या होगा, 53 का सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 54 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से, नाभिकों को मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना क्या कहलाती है बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कहलाती है जी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे प्रश्न को समझकर उत्तर को याद करते चलना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर 55 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित क्या रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है, कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या फिर ये तीनों ही। 55 का सही आंसर बताएंगे। 55 का सही आंसर क्या होगा, 55 का सही आंसर होगा ये तीनों ही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 56 नंबर का सवाल है, 15 का द्विआधारी तुल्यांक है। 15 का द्विआधारी तुल्यांक इनमें से कौन है, इनमें से कौन है दोस्तों। तो 56 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए 57 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, एंड गेट का बूलिय व्यंजक है। एंड गेट का बूलिय व्यंजक कौन है, आप लोग बताएंगे। बूलिय व्यंजक कौन है, बूलिय व्यंजक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा A.B =
आई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर सवाल है, चीन, यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर गेट दिखाई दे रहा है, आप सभी को बताना है कि यह गेट किसको निरूपित करता है। यह गेट और है, नॉर है, नांड है या फिर एंड है। यह गेट कैसा है आप लोग बताएंगे। इस गेट का नाम आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर 58 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा एंड गेट। इसको कहा जाता है एंड गेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। 59 नंबर सवाल है, मॉडुलन वह युक्ति है जिससे, मॉडुलन वह युक्ति है जिससे क्या किया जाता है बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, दो आवृत्तियों को अलग किया जाता है, वाहक से जानकारी अलग निकाली जाती है, या फिर ध्वनि आवृत्ति सिग्नल का प्रवर्धन किया जाता है। बताएंगे आप लोग कि 59 का सही आंसर क्या होगा। 59 का सही आंसर क्या होगा। 59 का सही आंसर होगा, एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, आप लोग याद रखिएगा। 60 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है आप लोगों से, भूतरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास होता है। आवृत्ति प्रास आप सभी को बताना है। बताएंगे कि भूतरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास कितना होता है। रेंज आपके सामने है, बताइए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 60 का राइट ऑप्शन कौन होगा। 60 का राइट ऑप्शन होगा 10 एम हर्ट्ज, और यहाँ पर रेंज हो गया 200 एम हर्ट्ज, यानी कि 10 एम हर्ट्ज से 200 एम हर्ट्ज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए 61 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह कहलाता है। आप लोगों को उस भौतिक कारण को बताना है जिसकी सहायता से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है किसके कारण, तो बाण विक्षेपण के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 62 नंबर सवाल है, कोणीय बल विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय बल विक्षेपण किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर 62 का सही आंसर हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर इनटू ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 62 का राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर 63 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, तो सिंपल यहाँ पर बता सकते हैं 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 63 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग, दोस्तों यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी, स्पष्ट न्यूनतम दूरी, आंख के लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होगा जी। यहाँ पर 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर 64 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, हाइगेंस, न्यूटन, फ्रेनल या फिर मैक्सवेल। 64 का सही आंसर होगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है। जीवाश्म की आयु दोस्तों किससे पता की जाती है, कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरणें से या फिर लेजर से। 65 का सही आंसर बताएंगे। 65 का सही आंसर क्या होगा, 65 का सही आंसर होगा कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। 66 नंबर सवाल है, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है क्या कहा जाता है। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों कहा जाता है फोटोन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 67 नंबर के सवाल में है, फोटोन की ऊर्जा है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है एच बी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। यहाँ पर 68 नंबर के सवाल में है, प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है जी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश का संचयन करता है या फिर विद्युत का संचय करता है। 68 का सही आंसर बताएंगे फटाफट। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, आंसर सही होगा प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 नंबर सवाल है,
निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। आप सभी को बताना है दोस्तों कि निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम धातु का विद्युतीय कार्यफलन बहुत ही कम है, बहुत ही न्यूनतम है, इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर लास्ट प्रश्न है 70 नंबर, पूछा गया है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। लाइमन श्रेणी दोस्तों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है बताएंगे, एक्स किरण के, दृश्य के, या फिर औरक्त या पराबैंगनी के। 70 का सही आंसर बताएंगे। 70 का सही आंसर क्या होगा, 17 दोस्तों 17 नहीं, 70 का सही आंसर होगा पराबैंगनी ना, पराबैंगनी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने फिजिक्स से संबंधित टोटल 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दिया है। अब मैं आप लोगों को अगला जो सेट होगा फिजिक्स का, उसमें 70 और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दूंगा। उसके बाद आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा फिजिक्स से संबंधित वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग अपना जो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर है उसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।